हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक है दोस्तों हमारा फिजिकल साइंस सिलेबस। तो आज हम यहाँ पे सीएसईआर नेट का जो फिजिकल साइंस का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमको यहाँ पे कवर करने चाहिए और इस बार के एग्जाम्स में सिलेबस में से किस किस पोर्शन में से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कि जिससे कि हमको ये पता रहे कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि देखो दोस्तों, पूरा का पूरा सिलेबस तो कोई भी पढ़ के नहीं जाता। इवन जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। तो हम सिलेबस के पीछे ज़्यादा नहीं भागेंगे। सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप लोग यहाँ पे सीएसईआर नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके डेस्क पे फिजिकल साइंस का सिलेबस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये गाइडेंस आपको कौन प्रोवाइड करेगा? सिलेबस। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करते हैं और साथ ही में दोस्तों हम ये भी देखेंगे क्या हमारा जो सिलेबस है वो बदलता रहता है, क्या हर एग्जाम्स में सिलेबस में कुछ नए अपडेट्स आते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक हमारा सिलेबस में किसी भी तरीके का अपडेशन नहीं आया है। कोई भी सिलेबस में किसी भी तरीके का कोई भी नया चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जो सिलेबस हमारा चलता हुआ आ रहा था वही सिलेबस आपका आगे भी चलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिर अपनी सीएसईआर नेट की प्लानिंग करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे करके जाने हैं अगर आपको सीएसईआर नेट में एक अच्छी रैंक और एक अच्छा स्कोर हासिल करना है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर बिना किसी इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना, पार्ट बी जो कि हमारा कोर होता है ना। मतलब पार्ट बी या हमारा देखो, पार्ट ए तो सबको पता है कि पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है। हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट बी और पार्ट सी के सिलेबस की। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो पार्ट बी का सिलेबस है वो क्या है। तो हम यहाँ पे आज दोस्तों डिस्कस करेंगे आपका पार्ट बी का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट बी का सिलेबस होता है इसमें हमारा जो टॉपिक होता है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक इसके अंदर आता है वो हमारे पास है डायमेंशनल एनालिसिस, फिर हमारे पास है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, क्ले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये सारा का सारा दोस्तों आपको यहाँ पे पता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे यानी कि जो हमारा पार्ट बी का मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस है इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। तो देखो दोस्तों, डायमेंशन एनालिसिस तो आप सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा। इवन हम बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं, तो ये तो हमको आता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास है यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। तो आपको पता है वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमारे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब आता है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आया लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, ये आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और इवन ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो आपको दोस्तों करना ही करना है एनी हाउ, है ना। मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे करोगे, बस आपको ये पढ़ना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। उसके बाद है दोस्तों लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड केले हैमिल्टन थ्योरम, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, मैट्रिसेस हो जाता है ना। तो आप देखोगे कि मैट्रिक्स से या तो गेट के अंदर या सीएसईआर नेट के अंदर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ये आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में तो आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने ही निकालने हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर सीखिए। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे लीनियर ओडीई यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसकी अगर बात करते हैं
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी फिजिकल साइंस की स्टडी के अंदर, है ना। आप देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वहां पर भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन या डेल ऑपरेटर होते हैं, एक काइंड के हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे, आप कोई भी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमारी सेकंड ऑर्डर श्रोडिंगर इक्वेशन जाती है, तो उसका सॉल्यूशन आपको करना आना चाहिए। तो ये तो भैया आपको करके ही चलना है कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये आपकी चॉइस है कि आप इसको करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई स्पेशल फंक्शंस तो आप समझना तो बहुत दूर की बात है, इसको आप रट सकते हो, है ना। क्योंकि यार देखो, जितना भी आप इसको पढ़ोगे, ये एक मतलब इसमें रेकरेंस रिलेशंस हैं, रोडग्रीज फॉर्मूलेस हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, तो ये हमको इतना याद नहीं रह पाता है। तो मैं तो बोलूंगा पेपर से दिल पे रट्टा मारो और पेपर दे के आओ। लेकिन इसमें भी अगर आपको पढ़ना है तो भाई लीजेंडर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बेसल्स के क्वेश्चंस आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये दो चीजें तो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज आप यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हो, फोरियर सीरीज छोड़ सकते हो, हाँ, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फोरियर एंड लाप्लास तो आपको पढ़ के ही जाना है। उसके बाद दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो आपको मतलब कॉम्प्लेक्स में तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मत पढ़ो ये पढ़ो, क्योंकि इस साल भी कॉम्प्लेक्स के 3 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है दोस्तों एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जैसे बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो आप इसको करना चाहो नहीं करना चाहो, ये एज पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं तो बोलूंगा इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि भाई इसको पढ़ने का इतना कोई वो नहीं है। अगर आपने मान लीजिए इसके पीछे वन वीक 4 दिन या 2 दिन खर्च कर भी दिए, तो क्या गारंटी है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं तो अगर बोलूंगा रिकमेंड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर दो, ठीक है। अब ऐसे भी आप इतनी प्रोबेबिलिटी तो क्वांटम के अंदर पढ़ ही लेते हो। उसके बाद है दोस्तों आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें है आपका न्यूटन्स लॉस, है ना। तो यार न्यूटन्स लॉ है आपके पास, डायनेमिकल सिस्टम एंड फेज स्पेस डायनेमिक्स। देखो न्यूटन्स लॉ तो भाई अगर आपको क्लासिकल पढ़ना है तो न्यूटन मैकेनिक्स तो आपको आनी चाहिए, तो वो तो मैं नहीं बोलूंगा कि मत पढ़ो, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों आपका डायनेमिकल सिस्टम एंड फेस स्पेस डायनेमिक्स, है ना, तो ये भी जरूरी है। उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये हो जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर है सेंट्रल फोर्स मोशंस टू बॉडी, है ना, कोलिजन। तो आप चाहें तो टू बॉडी कोलिजन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल फोर्स मोशंस ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद है दोस्तों आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आता ही आता है। उसके बाद है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सूडो फोर्स, है ना, वेरिएशनल प्रिंसिपल ये आप पढ़ के जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये आप पढ़ के जाएंगे, लैग्रेंजियन डायनामिक्स ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा पीरियोडिक मोशन एंड स्मॉल ऑसिलेशंस, ये आपको दोस्तों करना ही करना है। इसमें भी आप देखेंगे स्पेशल थ्योरी के अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आप देखेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। मास इसके क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। तो दोस्तों क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका हो गया है आपका स्टेबिलिटी एनालिसिस है, सेंट्रल फोर्स मोशन है, आपके पास रिजिड बॉडी, मतलब उसमें भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद है दोस्तों आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल्स, फिर है लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, उसके बाद है दोस्तों आपका स्मॉल ऑसिलेशंस, और फिर आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये तो आपको करना ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम दोस्तों यहाँ पे आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है पार्ट बी के अंदर, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ एंड पॉइजन लाप्लास इक्वेशंस। तो भाई मैं तो सिंपल सा इतना आपसे बोलूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये दो पार्ट आप पिछले, है ना, ये आपने 12th में ही पढ़ा होगा, बायो-सैफर्ट लॉ, गॉस लॉ, है ना, कि एक स्फीयर के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर हमारा जो स्फीयर है अगर वो नॉन कंडक्टिंग है कंडक्टिंग है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो 11th-12th के, और अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे नीट और जी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़े से एडवांस लेवल की। तो आपको जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना, वो एडवांस लेवल की पढ़नी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड मीडिया, बाउंड्री कंडीशंस, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स,
ईएमएफ इन फ्री स्पेस, है ना, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ने में तो पढ़िए। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि यार ये सब पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको केवल इजी पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, तो भाई ये वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है ना। फिर आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, है ना, फ्रेसनल लॉस, इंटरफेरेंस, ऑरेंज डिफ्रैक्शंस, तो ये आप लोग यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे टिक किया है वो तो आप लोगों को अच्छे से दोस्तों पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स सिलेबस के बारे में। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है इसमें है दोस्तों आपको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज के ऊपर आ जाते हैं। फिर है यहाँ पे आपका श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। फिर है आइगन वैल्यूज आपको लिखनी आनी चाहिए पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स के लिए, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों कि कैसे हम वेव फंक्शंस को पोजीशन में और मोमेंटम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक तरीके का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ये आप देख सकते हैं। कम्यूटेटर ब्रैकेट्स, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो अगर हम बात करते हैं इसमें सिलेबस की, तो सबसे पहला तो हो गया आपका श्रोडिंगर इक्वेशन, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स। उसके बाद है दोस्तों आपका सेंट्रल पोटेंशियल्स, है ना, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी, क्योंकि इस साल भी एक टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी का क्वेश्चन आया है। फिर हमारे पास वेरिएशनल मेथड, तो और इसके बाद है आपका आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते, तो मैंने यहाँ पे टिक किया है, तो भी बहुत खूब हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद दोस्तों हमने ये पढ़ा, है ना। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ, जो कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, तो आप इसमें देखेंगे कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या है दोस्तों, आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स, मैक्सवेल रिलेशंस, केमिकल पोटेंशियल्स, तो ये तो आपका बिल्कुल बेस है ना। थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपने 12th 11th 12th पढ़ ही रखा है। उसके बाद हम अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास है मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फेस इक्विलिब्रिया आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट, इस बार भी एक क्वेश्चन आया है माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट का, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंसेंबल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पार्टीशन फंक्शंस। तो पार्टीशन फंक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको मान के चलिए। फिर क्लासिकल क्वांटम स्टैटिक्स, तो इन चीजों के बारे में, है ना, यहाँ पे आप देख सकते। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स है, आइडल बॉस एंड फर्मी गैसेस, प्रिंसिपल ऑफ डिटेल बैलेंस, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लांक्स लॉ। तो मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में दोस्तों आपको फेस इक्विलिब्रिया हो गया, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट हो गया, मैक्सवेल रिलेशंस हो गए, अंसेंबल हो गए, पार्टीशन फंक्शंस हो गए, और आपका क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स हो गया दोस्तों, और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने इस एग्जामिनेशन से। उसके बाद जो हमारा पार्ट भी है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मैथड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है कि डायोड, ट्रांजिस्टर और जंक्शन, ये आपको दोस्तों पढ़ के जाने। मतलब डायोड्स में भी अगर हम देखें तो 3-4 तरीके के डायोड होते हैं, जैसे सिंपल डायोड हो गया, क्लिपर हो गया, क्लैंपर्स हो गया, जेनर डायोड हो गया, तो इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर हो गया, तो ट्रांजिस्टर में जैसे आपका बीजेटी में, इसमें भी हम बात करेंगे टाइप्स की, जैसे हमारा फिक्स बाइस ट्रांजिस्टर है, हमारा यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर ट्रांजिस्टर है, या हमारा मतलब ये आपने पढ़े होंगे मोड, है ना, तो इन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे होती है, तो उस वाले क्वेश्चन करना। और इसमें भी दोस्तों फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड, ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड, ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ मोड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इनको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों फैट, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको हम बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी डेडिकेटेड लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल के ऊपर बने रहें। उसके बाद है दोस्तों हेमो और हेट्रो, ये कोई इतना जरूरी टॉपिक नहीं है। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको भी आप छोड़ सकते हैं ना, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है।
उसके बाद है आपको हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आपका काउंटर, रजिस्टर, कंपैरेटर्स, फ्लिप फ्लॉप, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों AD एंड DA कन्वर्टर्स, है ना, बहुत जरूरी है। फिर आपके पास है ये सब आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपका पहला हो गया डायोड, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है फैट, फिर आपके पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन आप यहाँ पे काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर्स, AD एंड DAC, बस इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपने पार्ट सी के सिलेबस की, जो कि हमारा एडवांस है, जहाँ से हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है वो है दोस्तों आपका ग्रीन फंक्शंस। ठीक है, ग्रीन फंक्शंस अगर आप लास्ट 3 इयर्स के पेपर देखोगे तो ग्रीन फंक्शंस का एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शंस पढ़ के आप लोग जाइए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास, ये मैं नहीं मानता कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये हमारा बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेटर टेक्निक्स, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसमें भी आपका हो गया रूट्स, कैसे आप रूट कैलकुलेट करते हैं। फिर आपके यहाँ पे ट्रापेजोइडल एंड सिम्पसन्स रूल्स, फिर आपका रंग-कुट्टा मेथड्स। ठीक है, तो ये आप पढ़िए, मतलब इसके अंदर आपको न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, फिर आपका रंग-कुट्टा मेथड, ट्रापेजोइडल रूल। ठीक है, ये आपको करना है ना, क्योंकि इससे आप देखोगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिर आपके पास है फाइनाइट डिफरेंस मेथड। और फाइनाइट डिफरेंस मेथड से मेरा मतलब है न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, ठीक है, लैग्रेंजियन फार्मूला, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद है दोस्तों टेंसर्स। अब देखो यार, टेंसर्स पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है ना। अगर आप टेंसर्स पढ़ने जाओगे तो उसमें भी काफी कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है सिलेबस, और क्वेश्चंस उसमें से एक आती आता है। और वो भी आगे देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से टेंसर का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप चाहो तो टेंसर्स को लेफ्ट कर सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्टरी ग्रुप थ्योरी, इसमें भी आप SU2 O3 को आप स्किप कर दीजिए। SU2 तो आपको पता ही होगा, अगर आपने क्वांटम पढ़ रखी है तो पाउली स्पिन मैट्रिक्स वो क्या होती है, हमारी SU2 मैट्रिक्स होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको SU2 मैट्रिक्स पढ़ना है तो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स। उसके बाद है दोस्तों आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मैं आपको बता दूं यार, है ना, जो पार्ट भी मैं आपने पढ़ लिया वो तो इनफ है। इसमें भी आप देखेंगे डायनेमिकल, मतलब फेस स्पेस बनाने को आ जाता है ना। और इसमें जो एक बस मैं बोलूंगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पॉइसन ब्रैकेट एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस साल इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। फिर आपके नॉर्दर थ्योरम, है ना, हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरी, तो इससे क्वेश्चन आपका आया था लैग्रेंजियन टाइप का कुछ, उसमें ये लगनी थ्योरम लगनी थी, है ना, सिमेट्रिक्स एंड नॉर्दर थ्योरम्स में। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है तो अच्छी बात है, मैंने वो वीडियो बना के डाला हुआ है। लेकिन इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर बात करते हैं तो शुरू के 2 ही टॉपिक आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपका हो गया है डिस्पर्सन रिलेशन इन प्लाज्मा। ठीक है, और लॉरेंट्ज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड। तो यहाँ पर आपका जो है वो आपका वेवगाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रिटार्डेड पोटेंशियल्स, है ना, ये सब मैं देखो एडवांस है ये, और यहाँ पे ना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। तो स्टार्टिंग में आपने वो सिलेबस अपना कर ही लिया है पार्ट बी का। अगर आपको फिर भी इसमें देखना है तो डिस्पर्सन रिलेशन इन प्लाज्मा हो गया, और मैक्सवेल इक्वेशंस हो गई हैं, लॉरेंट्ज इनवेरिएंस और मैक्सवेल इक्वेशंस हो गई हैं, और ये मतलब शुरू के इन 3 टॉपिक को कर लीजिए। लास्ट के 2 टॉपिक आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है दोस्तों आपका क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड फाइन स्ट्रक्चर। तो इससे एक क्वेश्चन आपका इस साल पूछा गया है ना, इससे एक साल इससे आया है क्वेश्चन इस साल। WKB अप्रोक्सीमेशन हो गया, स्कैटरिंग थ्योरी है, ठीक है, कैलेंड गार्डन ड्राक इक्वेशन सेमी। तो मैं आपसे बोलूंगा कि शुरू के 3 तो मस्ट है भाई, आपको पढ़ के जाना, ये तो आपको करना ही करना है। आप इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा भाई, ये करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू के 3 ये हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका थर्मोडायनेमिक स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे है आपका फेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, कौन से डिसकंटिन्यूटी होती है, कौन से कंटिन्यूस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जैसे आपका डायमैग्नेटिज्म हो गया, पैरामैग्नेटिज्म हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म हो गया, क्या होता है। अब देखो आइजिंग मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आइजिंग मॉडल से क्वेश्चन आया है आइजिंग मॉडल से क्वेश्चन, ठीक है। बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन बहुत ही यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका रैंडम वॉक, ब्राउनी मोशंस, तो ये तो मैं मान के चलता हूँ मैथमेटिकल का भी एक टॉपिक है, रैंडम वॉक है ना, तो इसको आप वहाँ पे कर सकते हैं।
तो इसमें भी दोस्तों स्टार्टिंग के ये 3 टॉपिक बहुत जरूरी हैं, जैसे फेस ट्रांजिशन हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया और आइजिंग मॉडल हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़िए। उसके बाद दोस्तों है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो ये तो मैं बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा आप इसको छोड़ ही दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, छोड़ दो यहाँ से, है ना, पूरा का पूरा आप सिलेबस देख सकते हो, पढ़ने का माने पढ़ सकते हो, वरना यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ऊट-पटांग क्वेश्चन आते हैं, उसमें जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आप देखेंगे क्वांटम स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, है ना, तो ये है। फिर आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम एल्कली एटम्स, रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन हाइड्रोजन, फिर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, आइसोटॉप शिफ्टिंग, जीमान स्टार पास्कल बैक। तो आप, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वांटम स्टेट्स वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिए, है ना। फिर आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम और एल्कली एटम, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स अपना लिखना सीखते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, रिलेटिव करेक्शन ये आपका पता ही है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ये आपको पढ़ के जाना है। जीमान एंड स्टार का पासवान-वैक इफेक्ट, ये तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये सार, ये मैं नहीं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेरिएशंस, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपको करना है, और लेजर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आपको दोस्तों करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंडेंस मैटर फिजिक्स, तो जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं इन जनरल, तो ब्रेवियस लैटिस। अब देखो यार, अगर आपको कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ना है तो भाई ये तो शुरू के 3 टॉपिक, तो ये शुरू के ये 4 तो मतलब ये शुरू के 3 तो आपको पता ही होना चाहिए कि ब्रेवियस लैटिस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, डिफ्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर फैक्टर्स, बॉन्डिंग इन सॉलिड, है ना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे का जो कंडेंस मैटर फिजिक्स है वो अधूरा है। तो शुरू के 3 यूनिट तो आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि ये तो आपका वार्म अप है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ठीक है, फिर उसके बाद है दोस्तों आपका स्पेसिफिक हीट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आप देखेंगे ड्रूड मॉडल आता है, मतलब बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, है ना। आइंस्टाइन थ्योरी है, डिवाइड थ्योरी है, तो ये सब चीजें उन्होंने दी हैं। फिर इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी यहाँ पे आपके पास है, ड्रूड मॉडल, हॉल इफेक्ट, तो यहाँ से आपका हॉल इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, फिर बैंड थ्योरी में मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस बार आया है सुपर कंडक्टिविटी का, तो ये चीजें हैं, तो इतना पढ़ लीजिए। सेमी इसके अंदर बहुत है, वैसे शुरू के 3 चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको सुपर कंडक्टिविटी, फिर इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हमारा लास्ट, है ना, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो अब न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में तो मैं आपको बताऊं कि अब ये तो देखो आपको बिल्कुल बेसिक है ना। जैसे आपका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हो गई, साइज, शेप, साइन, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी और लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फिर आपका यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस एंड पोटेंशियल्स। उसके बाद देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल मॉडल। ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा डीके, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फ्यूजन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी छोड़ो, है ना। फिर है आपका फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये पार्टिकल फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल का क्लासिफिकेशंस की, बैरोन है, लेप्टॉन्स है, हाइड्रॉन्स है, ये सब चीजें इसमें आपको दिया गया है ना। फिर आपके पास है क्वांटम नंबर्स, तो ये आपको दोस्तों यहाँ पे करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बता दिया है कि सिलेबस क्या होता है दोस्तों। मैंने आपको साथ में ये भी बताया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, तो सिलेबस तो आपका बदलने वाला नहीं है, सिलेबस तो वही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे, सिलेबस ये रहने वाला है, ना कुछ चीज इसमें ऐड ऑन होगी, ना कुछ चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। अगर होगा तो नोटिफिकेशन के साथ आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए तो अभी सिलेबस यही है दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्लियर कट बता दिया है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे चीजों को करना है, और सब कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस चीज को आप समझ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने के उसमें रहते हैं। हमको सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है, जो भी यूनिट में पढ़ रहा हूँ, बस उसके मुझसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ये नहीं है कि बस सिलेबस में हम लोग टिक लगाते चलते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस कॉपी के अंदर नोट्स बन रहे हैं, कोचिंग में टीचर्स करा रहे हैं, फिर आप टीचर्स को भी बोलते हो कि सर आपने ये टॉपिक छुड़वा दिया है। भाई ऐसा मत करो, है ना। जो भी आप पढ़ रहे हो बस उसके ऊपर अपना 100% दीजिए। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ भी पढ़ रहे हो ना, तो फिर ये होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए। ठीक है, अगर आपने सिलेबस का 50% भी कर रखा है ना, तो फिर वो 50% की तैयारी 100% लेवल की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर, आई होप आपको आज की क्लास में मतलब इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा।
ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।